नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं, उसी को देखते हुए हम जो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम स्पीडी के माध्यम से देख रहे थे, तो टेस्ट 1 साथियों अपलोड हो चुका है। आज हम करेंगे टेस्ट 2। और साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आमाशय है, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी आंत। तो साथियों, जो फेफड़ा है वो किससे अस्थमा से प्रभावित होता है, जो अस्थमा रोग होता है। और जो आंत है, आंत साथियों टाइफाइड, पेचिस और हैजा इनसे प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन सॉरी डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी की गंदगी से फैलने वाले रोग है। तो पानी की जो गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है। मलेरिया साथियों, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो ये मच्छर से होता है। प्लेग, ये चूहों से के द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड। और टाइफाइड ये किसको प्रभावित करता है, आंत को हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो साथियों, जो कैंसर है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ल्यूकोमिया। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, यानी किस देश में एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर क्या होता है साथियों, जो मानव शरीर का जो इलाज है वो सुइयों चुभो चुभो के इलाज किया जाता है, उसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं। और यह चीन देश में मुख्यतः प्रचलित है, सबसे अधिक प्रचलित है चीन देश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है साथियों, डबल एमआर का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो ये किसके दिया जाता है। एम फॉर हो जाएगा मीसल्स, और एक एम फॉर हो जाएगा मम्स, और आर फॉर रूबेला। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीसल्स, मम्स और रूबेला। इन तीन बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है। तो ये डबल एम आर यानी MMR की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो मीसल्स, मम्स और रूबेला, और ये इसी बीमारी के लिए ये टीका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। छठा क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इम्यून नहीं होता है, इम्यूनो होता है। डिजीज नहीं होता है सॉरी, डिफिशियंसी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इन्फेक्शन नहीं होता है, इम्यून होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है साथियों, जीवाणुओं को रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, यानी जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे साथियों बोलते हैं फ्लैजिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है फ्लैजिला। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो साथियों, जो पेट मतलब अम्ल जो है कौन सा है जो पेट के जीवाणुओं का, जो पेट के जो जीवाणु होते हैं उनका नाश करता है, तो वो साथियों होता है HCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl। और साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्वारजिया। एक्वारजिया का फार्मूला क्या था, HCl प्लस HNO3। और ये किस रेशियो में होता है, 3:1 में। जो एक्वारजिया है वो सोने को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का, आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, HCl। चलिए नेक्स्ट नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है। तो यह एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है साथियों, किसी व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं, यानी ब्लड का, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो वो उसे कौन सी बीमारी होती है, उसे होती है हीमोफीलिया। तो अंधापन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं,
स्यूमेटिज्म नहीं, यानी रक्त का नहीं जमना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है, उसे होती है हीमोफीलिया, जो एक आनुवांशिक बीमारी है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या है, ये चीन में हम देख चुके हैं। इसमें क्या है, सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। सी इसका सही आंसर है और यह चीन में मुख्यतः प्रचलित है। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, तो डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रस्त होती है, आंखें होती हैं, यकृत होता है, या गला होता है, या अग्नाशय होता है। तो डिप्थीरिया रोग से कौन होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गला। तो साथियों डिप्थीरिया हो, अस्थमा हो, तो उससे क्या प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है साथियों। और आंखों में कौन सी बीमारी जो आंखें को प्रभावित करती है, वो कौन सी होती है, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ठीक है। तो ये आंखों को प्रभावित करती है। और यकृत को, पीलिया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। तो डिप्थीरिया रोग को गला यानी अस्थमा भी प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया किसे प्रभावित करता है साथियों, तो मलेरिया करता है, अब ऑप्शन देख लेते हैं इनके। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय को, बी फेफड़े को, सी प्लीहा को, और डी किडनी को। तो जो साथियों मलेरिया होता है, ये आरबीसी को प्रभावित करता है, और आरबीसी का जो जन्म स्थान है, यानी आरबीसी का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है, वो प्लीहा में होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा। अब साथियों 13वां प्रश्न है कि एड्स में डी का क्या तात्पर्य है। तो हम देख चुके हैं एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो डी फॉर डिफिशियंसी, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिफिशियंसी। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग से प्रभावित करते हैं, साथियों देख चुके हैं, ये आंख को प्रभावित करते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस रोग में कौन प्रभावित होता है, यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस हो या पीलिया हो, तो उसको कौन प्रभावित करता है, वो यकृत प्रभावित होता है। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। डैश रोग पानी के माध्यम से होता है, तो पानी के माध्यम से कौन होता है, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है मच्छर से, प्लेग चूहों से, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैजा। हैजा गंदे पानी से रोग होता है। अब 17वां प्रश्न है साथियों कि प्याज है, प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है, कॉर्न है। तो प्याज एक बल्ब है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब बोलते हैं, वो प्याज है, तो प्याज एक बल्ब है। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है साथियों, अदरक होता है रूपांतरित मूल होता है, या प्रतान होता है, या पत्ती होता है, या तना होता है। तो साथियों अदरक रूपांतरित तना होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तना। 19वां प्रश्न, ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांस किस कुल का पौधा है। तो साथियों बांस जो है वो घास का पौधा है, वृक्ष नहीं बोलते हैं इसको, घास ना, तो शीश का उपरोक्त दोनों नहीं, उसको बांस को क्या बोलते हैं, घास। ये घास कुल का पौधा है, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं। तो साथियों सामान्य चीनी या केन शुगर किसे बोलते हैं, सुक्रोज को, और इसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर। तो ए इसका सही आंसर है, सुक्रोज। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां है नाशपाती को खाने का योग्य भाग है, नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो नाशपाती का कौन सा भाग है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गूदेदार पुष्पासन। जो नाशपाती है उसका गूदेदार पुष्पासन खाने योग्य भाग है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए साथियों 22वां प्रश्न देख लेते हैं। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो सेब का जो खाने योग्य भाग है वो है मासल पुष्पासन। तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन और सेब का मासल पुष्पासन। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आलू उदाहरण है, तो आलू क्या है,
रूपांतरित जड़ का है, रूपांतरित पत्ती का है, रूपांतरित तने का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आलू एक तना है जो रूपांतरित तना है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूपांतरित तने का भाग है आलू। अब 24वां प्रश्न देख लेते हैं। काली मिर्च का पादप एक है, यानी डैश, इसमें खाली जगह में क्या आएगा, तो जो काली मिर्च होती है वो एक झाड़ी है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, झाड़ी। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न साथियों, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं साथियों इनके। फूल, ऑप्शन ए है फूल, या ऑप्शन बी फल, या ऑप्शन सी तना, या ऑप्शन डी पत्ता। तो साथियों, तो जो जूट की प्राप्ति होती है वो होती है तने से, सी इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है साथियों, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रंजक व खाद्य बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो ए इसका सही आंसर है, कैरामल। कैरामल का प्रयोग रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। 27वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 27वां है कि कपास प्राप्त होता है किससे होता है, सॉरी, तने से, पत्तियों से, जड़ से, या बीज से। जो कपास प्राप्त होता है साथियों वो होता है बीज से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्याज परिवर्तित रूप है। 28वां प्रश्न साथियों, जो प्याज है वो किसका परिवर्तित रूप है, तो ए इसका सही आंसर है, तने का। और तने और बल्ब भी दिया हो तो बल्ब इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तने का, है ना। जड़ और पत्ती और फल का नहीं है, प्याज जो है तने का रूपांतरित रूप है, और प्याज जो होता है वो बल्ब होता है। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 29 प्रश्न कह रहा है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियंस किसका है ये भी देख लेते हैं। तो गुलाब का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, रोजा है। मेढक का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, वो राना टिग्रिना है, टिगिरना। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। तो और होमोसेपियंस किसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मनुष्य। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है, तारपीन के तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का साथियों जो तेल है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, चीड़। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लौंग प्राप्त होती है, तो साथियों लौंग किससे प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से, या फल से। तो साथियों जो लौंग प्राप्त होती है वो होती है ऑप्शन सी, कलिका से, यानी पुष्प कलिका से। चलिए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है कि शहद का मुख्य घटक क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज। सुक्रोज को साथियों हम देख चुके हैं, इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है साथियों कि टेबल शुगर किसे बोलते हैं, या गन्ने की शर्करा किसे बोलते हैं, तो वो सुक्रोज को बोलते हैं। तो शहद किसका है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रैक्टोज। 33वां प्रश्न साथियों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, बी है लुई पास्चर, और सी है अलेक्जेंडर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने किसके टीके की खोज की थी, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर। चलिए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो साथियों ये कह रहा है कि एक हाइड्रोपोनिक्स एक पद्धति है, तो वो किससे संबंधित है, तो वो साथियों क्या होती है कि जो मिट्टी के बिना हम पौधे उगाते हैं तो उन्हें हम हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के द्वारा उगाते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, उसे हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक क्या है, तो पौधे के लिए आप सभी को पता है कि यूरिया सबसे अच्छा उर्वरक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः साथियों पोटाश का प्रयोग किया जाता है, बी इसका सही आंसर है, पोटाश। चलिए 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यही साथियों अंतिम क्वेश्चन है कि उर्वरकों को में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, तो उर्वरकों में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन फास्फोरस होता है, क्लोरीन अनुपस्थित होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन।
तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथियों ये ग्रुप डी और एनटीपीसी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन्हें वीडियो को आप देखें अच्छे से और नोट्स भी बनाते चलें। और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।